बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल और आप देख सकते हैं हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पहुंच चुके हैं। आरजेडी से मनोज झा साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं और तमाम विश्लेषक एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इन पर सवाल दागने के लिए। लेकिन सवाल तो दागे जाएंगे आंकड़े बताने के बाद, जो बता रही हैं नेहा। आंकड़े बताने से पहले किशोर आइए जल्दी से हम एक नजर डाल लेते हैं जो हमारी बड़ी बातें हैं, क्योंकि फाइनल ओपिनियन पोल का सबको इंतजार है। देखिए अब तक हमने दर्शकों को साफ किया कि नीतीश कुमार सीएम पद के लिए पहली पसंद बिहार की जनता के बीच है लोकप्रियता के मामले में। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बराबर 48% जनता बटी हुई इन दोनों के बीच। ज्यादातर वोटरों ने कहा है कि नीतीश ने लालू से हाथ मिलाकर गलती की, यानी कि महागठबंधन ज्यादातर वोटर्स को रास नहीं आया। हमारा सर्वे ये भी कह रहा है कि ज्यादातर वोटर नीतीश कुमार के कामकाज से खुश हैं और यही वजह है कि नीतीश अपनी गाड़ी आगे भी बढ़ा रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के काम से भी लेकिन खुश हैं वोटर, तो वोटर नीतीश के काम से भी खुश हैं, वोटर मोदी सरकार के कामकाज से भी खुश हैं। ये ओपिनियन पोल की बड़ी बातें। अब हम आंकड़ों का सिलसिला शुरू करेंगे क्षेत्रवार और तिरहुत पे सबसे पहले हम नजर डालते हैं। तो यहां देखिए हमारा फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है। कुल सीटें 72 और महागठबंधन के खाते में 17 सीट आ रही हैं, जबकि जो एनडीए है बीजेपी प्लस उसके खाते में 55 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बिहार का तिरहुत क्षेत्र जहां से बम्पर सीटें सीधे सीधे एनडीए के खाते में और यहां पिछड़ रहा है महागठबंधन। तिरहुत क्षेत्र 72 सीटें यहां पर और यहां बम्पर जीत बीजेपी की हमारे सर्वे के मुताबिक। किशोर, तो यानी अभी हम एक एक क्षेत्र करके देखेंगे नेहा। तो तिरहुत 72 सीटें और 72 में बम्पर सीटें बीजेपी के लिए। अरविंद मोहन जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मनोज झा जी से पूछना चाहेंगे ये वहां पर क्या हो रहा है? नहीं, मैं मनोज से ये पूछना चाहता हूँ कि जो टिकट बांटने में हम सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत बीजेपी में नाराजगी है, परिणाम यहाँ ठीक उल्टा दिख रहा है और ये इलाका आरजेडी का है, यहाँ नीतीश कुमार का असर कम है। तो जो मजबूत माना जा रहा है संगठन से वो ही कमजोरी क्यों दिख रही है? एक छोटी सी बात मैं कहूँ, आंकड़े हैं एबीपी नेल्सन के, तो मैं आंकड़ों से झगड़ा नहीं करना चाहता, वो बेमानी भी होगा। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार के चुनाव के विमर्श को पकड़ने में कम से कम दिल्ली की मीडिया असफल रही है अभी तक। बिहार के चुनाव में जो मुद्दे हैं मैं समझता हूं कि आप संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं। हमारे लिए पात्रा जी नहीं, संसाधन और सत्ता में भागीदारी के मुकाम को हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके विमर्श में नहीं है। और मेरा मानना है कि आप जिन लोगों से बात करते हैं वो हमारे वोकल, हमारा जो सपोर्ट बेस है वो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है। आप इंतजार कीजिए। अभी तक के ओपिनियन पोल में तो आप आगे चल रहे थे, तो वो हम किससे बात कर रहे थे? तब भी कहा था आपसे किशोर जी, अगर आपको याद हो, मैंने तब भी कहा था कि आपके ओपिनियन पोल से मुझको आपत्ति सिर्फ इस बात की। अभी भी पूरा आंकड़ा नहीं आया, सिर्फ तिरहुत का है। नहीं, आप समग्रता में देखिए चुनाव। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, 8 नवंबर को दिल्ली विधानसभा की पुनरावृत्ति होगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी ये बयान नहीं दिया था, आज कह रहा हूं दिल्ली होगा ये। संबित जी देखिए, मैं बहुत साधारण भाषा में अपने विषय को रखूंगा ताकि कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नज़र ना आए और बिहार की जनता भी समझ सके। कल हम अपने बिहार के एक मित्र से बात कर रहे थे, चूंकि मैं वहीं पढ़ाई किया हूँ, वहीं जन्मा भी हूँ। उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि थोड़े दिन पहले लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि जो बिहारी है वो उड़ता हुआ चिड़िया पर भी हल्दी लगा देता है। बिल्कुल ठीक, इतना इंटेलिजेंट है बिहार का जनता कि उड़ता हुआ चिड़िया पर भी वो हल्दी लगा देगा। मगर लालू वो है जो उड़ता हुआ चिड़िया का भी अपहरण कर लेगा। मतलब जंगल राज का जो कंसेप्ट है कि चिड़िया भी उड़ रहा है तो उसको अपहरण करने में, उसको रोकने में लालू सक्षम है, ये उसी का नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि एक बड़ा चंक जो उनका गढ़ है तिरहुत का क्षेत्र, वो गढ़ में भी सेंध लग गया है। और क्या चाहिए? संबित जी, मेरा नाम आकुश श्रीवास्तव है। ये ओपिनियन पोल तो खैर जो दिखा रहा है वो आपको बधाई के लिए है, लेकिन क्या इस पूरे चुनाव में विमर्श का जो स्तर हो गया है, आपका और मनोज झा भी साथ में बैठे हुए हैं, वो दोनों ही लोग ऐसे लड़ रहे हैं, ना कोई कहीं महंगाई है ना कहीं विकास की बात होती है, और कुल मिलाकर के जो विमर्श का स्तर हो गया वो इतना शर्मनाक है। उस पर कभी आप लोगों को अफसोस नहीं होता है? देखिए, दोनों हम बैठे हुए हैं, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। मैं मनोज भाई का बहुत इज्जत करता हूं, बहुत इनका विमर्श का स्तर ऊंचा होता है, मगर उन्हें भी दुख हो रहा होगा, हमें भी दुख हो रहा होगा कि नरभक्षी, हत्यारे और मीडिया के लिए कल लालू जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो हम यहाँ कर भी नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से स्तर क्यों गिर रहा है? नंबर 1, आप देखिए, पहला शब्द जिसको पकड़ के महागठबंधन बैठ गई वो था डीएनए। और देखिए क्यों डीएनए को पकड़ के बैठी। मैं हमेशा कहा डीएनए का मतलब कोई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब मोदी जी वहां जाके बोले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं, राजनीतिक डीएनए। डेवलपमेंट नहीं आया। डेवलपमेंट अगर आता, डीएनए डेवलपमेंट नहीं आया, डेवलपमेंट आता तो नीतीश जी और लालू जी 24 घंटा खाली जवाब देना चाह डेवलपमेंट रहे हैं मनोज जी। मैं पूरी शालीनता से कह रहा हूं कि मैं इस चुनाव में शुरू से ही हिस्सेदार हूं, शरीक सफर हूं इस चुनाव का। हमने क्या कहा? हम समावेशी विकास लेके आ रहे हैं, प्रतिबद्ध कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, नेतृत्व लेकर के आ रहे हैं, सामाजिक न्याय के विस्तारीकरण को लेकर के आ रहे हैं। आप उन सारे मामलों पे चुप्पी साध गए। आप विमर्श को कहां ले गए हैं? कौन क्या खाएगा, कौन कैसा पहनेगा? ये बहस जारी रहेगी। एक राष्ट्रीय स्तर आप से जो लेकर के आ रहे हैं, वो जो लेकर के आ रहे हैं, इस पर भी बहस जारी रहेगी। हम अभी लेकर के आ रहे हैं मगध के आंकड़े। तिरहुत के बाद अब हम रुक करेंगे मगध का और दर्शकों को बताते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है, कौन बाजी मार रहा है। यहाँ पर कुल 62 सीटें और यहाँ देखिए 39 पर जेडीयू गठबंधन आगे, जबकि 22 यहाँ पर मिल रही हैं एनडीए को। तो बिहार के मगध क्षेत्र में फायदे में जेडीयू गठबंधन 39 सीटें, जबकि किशोर बीजेपी यहाँ 22 सीटों पर अपनी पकड़ बनाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी हम यहाँ किससे बात कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे थे हम वहाँ तिरहुत में तो उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आपके वोटर नहीं है। नहीं, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, आप आंकड़ों को जो आपके, मैं मूलतः मेरा सवाल ये है, हमारा वोटर है दलित, पिछड़ा, महादलित और पिछड़ी कौम है। हमारे वोटर को, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, किशोर जी टाइम दीजिए। हमारे दो बड़े मित्र संपादक हैं दिल्ली के अखबार के, वो एक दरभंगा के आसपास एक जगह गए। लोगों ने उनसे कहा कि इस जाति का हूँ, भाजपा को वोट दूंगा। फिर उन्होंने बताया कि हम नेता नहीं है, पत्रकार हैं। बोला नहीं, बड़ी गाड़ी से उतरे ना तो लगा भाजपा के लोग हैं, इसलिए हमने कह दिया भाजपा को वोट देंगे। ये विमर्श भी आपको समझने की आवश्यकता है। एक सवाल यहाँ मेरा सवाल संबित पात्रा जी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम नीलांजन मुखोपाध्याय है। मैं ये जो सर्वे के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहता, जो लगातार जो डिस्कोर्स बदलता हुआ जा रहा कैंपेन का, उसको भी नहीं बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन एक जो लार्जर पिक्चर उभर के आ रही है, जो मुझे जो आज की तारीख में जो सबसे डिप्रेसिंग चीज़ लगी कि आज एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में प्रेसिडेंट को मेरे ख्याल से इस पूरे कैंपेन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बात कही उन्होंने। कॉन्टेक्स्ट बिहार का जाहिर सी बात है, उसके बारे में प्रेसिडेंट का दफ्तर नहीं बात करता है। इस पिछले 16 महीने में कई बार देखी गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स पे जो लोग रहे हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की एक छींटा कसी का एक रिश्ता रहा है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कई बार आप लोगों ने टिप्पणी की। तो क्या राष्ट्रपति की इस प्रकार की कोर वैल्यूज हैव टू बी डिफेंडेड, जो कि एक बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्या ये भी एक चुनावी मुद्दा आप लोग बना लेंगे? देखिए मुखोपाध्याय साहब, बिल्कुल राष्ट्रपति जी ने सही कहा। द कोर वैल्यूज ऑफ द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री हैज टू बी डिफेंडेड एंड दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। यही वो सरकार कर रही है जो करना चाहिए, कोर वैल्यू को डिफेंड कर रही है। नहीं मैं उत्तर दे दूं पूरा, उसके बाद देखिए मैं आपको दो छोटी छोटी उदाहरण देता हूं। नंबर 1, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ महीने पहले कलकत्ता में हुआ था, जब 75 वर्ष की एक नन के साथ रेप हुआ। तमाम मीडिया में दिखाया गया और प्रोजेक्ट किया गया कि संघ के लोगों ने और बीजेपी के लोगों का इसमें हाथ है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब कल्प्रिट पकड़े गए, किस देश के थे और कौन थे वो हम सब जानते हैं। उसके बाद चुप्पी और सन्नाटा छा गया। दूसरा घटना, मिसबा कादरी नामक एक सम्मानित महिला ने ये आरोप लगाया कि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से हूं, मुझे मुंबई में घर नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं उस रिलीजन से हूं। मोदी जी कब जवाब देंगे? शाम तक जब सच्चाई पता चला तो सन्नाटा पसर गया। मैं ये बोल रहा हूं कि आखिर इस प्रकार का एजेंडा क्यों चल रहा है? देखिए, आप भागलपुर में, बिहार में हम जा रहे हैं, भागलपुर में NN सिंह जी का रिपोर्ट इसी दौरान आया है, 1 महीने पहले आया है। वहां 1989 में 1000 मुसलमानों की मौत। नहीं, हम बिल्कुल विषय से बिल्कुल अलग चले जाएंगे, विषय से बिल्कुल अलग चले जाएंगे। हम लौटते हैं मगध, मिथिला लौटते हैं। चलिए मिथिला के आंकड़े ले लेते हैं। 30 सेकंड का मौका दीजिए, क्योंकि बात महत्वपूर्ण है और बिना हमारी दखल के ये बात खत्म नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैंने वोट ना दिया होगा, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरा अधिकार है उनसे चुप्पी तोड़ने को कहने का। मुझे गिरिराज सिंह से दिक्कत नहीं है, साध्वी जो हैं प्राची जी, उनसे दिक्कत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हर छोटी बड़ी बात पर ट्वीट करते हैं। क्या आवश्यक नहीं था उनके लिए कि चुप्पी तोड़ते? क्योंकि संविधान तार तार नहीं होना चाहिए। मुल्क पार्टियों से परे है, व्यक्तियों से परे है, मुल्क की निरंतरता कायम होती है। मैं भी ले लेता हूं। नहीं, लौटते हैं बिहार पे। बिहार पे ही है, 30 सेकंड करके। देखिए, ये विषय बिहार का ही इसलिए है क्योंकि सबको लगता है विमर्श पे ही डिस्कशन होना चाहिए, इसलिए चूंकि प्रधानमंत्री को लाया गया, मेरा जवाब बनता है। अब देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, सपोजेटली
आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री अभी कुछ इस विषय पे कहते हैं, कल का 6 बजे का डिबेट होगा, अरे प्रधानमंत्री जी ने आपको 6 बजे की डिबेट से प्रॉब्लम क्या है? आप ही के नहीं, सबके साथ बोल रहा हूं। सर सुन लीजिए, कंप्लीट कर लूं, कंप्लीट कंप्लीट करते करते टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मिथिला के आंकड़े देख लेते हैं। प्रधानमंत्री इंटरफियर क्यों कर रहे हैं जो फेडरल, ये कल 6 बजे करेंगे, इंटरफियर कर रहे हैं। नेहा जी, मिथिला पे आते हैं, क्योंकि इतनी सब बातचीत हो रही है, तो मिथिला की 42 सीटों पर क्या स्थिति है, जनता क्या सोचती है, इस पर जरा गौर फरमाइए कि बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। ये देखिए, 42 सीटों में 25 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 17 सीटें महागठबंधन के खाते में। तो मिथिला क्षेत्र की भी अगर बात करें किशोर, तो साफ तौर पर यहां बीजेपी आगे। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं अभी जो तिरहुत, मगध और मिथिला तीनों के ही ओपिनियन पोल के आंकड़े देख रही हूं और लोकसभा चुनाव के नतीजे मुझे याद आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक क्षेत्र अगर छोड़ दें, मगध, जहां पर आपने थोड़ा बेहतर किया है, बाकी ट्रेंड उसी ओर जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि जो मोदी का असर उस समय था, नरेंद्र मोदी का, उसको आप लोग अभी तक न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए हैं और यहाँ पर अपना वोट बेस नहीं बढ़ा पाए हैं? नहीं संगीता जी, आपको मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूं कि मैं बार बार अगर मैं आपके आंकड़े मेथोडोलॉजी पे बात करूं वो अब उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमने कैंडिडेट दिए हैं और महागठबंधन के दायरे में जिस प्रकार दिए हैं, वो विधानसभा की तस्वीर तय करेंगे। दूसरी चीज, जो एक विमर्श में कहीं नहीं आ रहा है कि अत्यंत पिछड़ी जातियां, महादलित समुदाय और सवर्ण गरीब, मैं बार बार कह रहा हूं, सवर्ण गरीब हमारे पीछे जिस गोलबंदी से खड़े हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का, निजी क्षेत्र में आरक्षण को लाने का, जिस पर भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट भागवत जी ने दे दिया। मैं समझता हूं कि वो विमर्श में नहीं है। मनोज जी, आप जिस गोलबंदी की बात कर रहे हैं कि अति पिछड़ी भी आपके साथ हैं, गरीब सवर्ण हैं, वो गोलबंदी इन आंकड़ों में नजर नहीं आ रही है। मैं बिहार के कई इलाके में थी, उस तरह की गोलबंदी जो कि आपको स्वीप दिलाए वैसी मुझे नजर नहीं आई। तो इसका आधार क्या है आप जो कह रहे हैं? संगीता जी, मैंने आप ही की कुछ रिपोर्ट्स देखी थी जब आपने यादव फैक्टर पे कुछ काम किया था, और आपकी उस रिपोर्ट के बाद हमें इस बात का पुख्ता तौर पे यकीन हुआ कि जो भाजपा की तमाम कोशिश थी कि प्रधानमंत्री जी यदुवंशी बोल करके तोड़ लें, वो नहीं टूट रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझको दिक्कत इस बात से है कि हमारा वोटर जो है वो साइलेंट है, वो वोकल नहीं है, वो रणवीर सेना का समर्थक समूह नहीं है, क्योंकि अग्रेसिव होते हैं वो रणवीर सेना के समर्थक समूह। हम तो रणवीर सेना के पीड़ित लोगों की गोलबंदी कर रहे हैं। अब ये तो आपकी गलती है कि आप लोगों ने जाके रणवीर सेना से अगर कर लिया है ये सब ओपिनियन पोल, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। मगर मैं इतना कहना चाहूँगा, अभी तक मनोज भाई ने अगर 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो सभी उत्तर का समरी इतना ही निकल के आता है कि हमारे पास 4 जाति वर्ग के लोग खड़े हैं। देखिए, बिहार को जाति में मत बांटिए, बिहार को विकास दीजिए जो हर एक बिहार के व्यक्ति के लिए चाहिए, चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो। जाति में बंटने से आपको नुकसान हो जाता है। आप कह रहे हैं जाति में मत बांटिए। अभी कुछ दिनों पहले मैं बिहार में था, वहां पे सुशील मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे जिसमें तेली समाज के लोग बैठे थे और वो कह रहे थे कि आप भी तेली हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी तेली हैं, एक तेली दूसरे तेली की बड़ी मदद करेगा, उसके साथ बड़ा सहयोग रहना चाहिए। नहीं, देखिए, एक एजेंडा चल रहा है के स्तर पर आप निकालने का, मगर वो नहीं हो पाएगा। आप पहुंच गए और आप कह रहे हैं जाति की राजनीति। ना कोई, देखिए, बिहार में कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। एक ही मकसद है, विकास, और कोई मकसद नहीं है। वोटर की जाति तेली, प्रधानमंत्री की जाति तेली, दिखाया भी नहीं एक बार, ये बयान एक बार भी नहीं दिखाया किसी ने। मैं बताऊं, मतलब दिखाऊंगा तो आप यकीन करेंगे। नहीं, मैं दिखाऊंगा तो आप यकीन करेंगे। यकीन वाली बात नहीं है, मगर किशोर जी, अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है मंच पे, प्रत्यक्ष आप देखिए जितने प्रश्न पूछे गए सभी पे ये कहा गया कि हमारे जो जाति विशेष के लोग हैं वो साइलेंट हैं, हम इन्हीं 4 जातियों के लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करना है, उनके लिए भी करना है, इनके लिए भी किशोर जी, मैं पूरा आंकड़ा में बताना, 243 सीटों का। किशोर जी, हाँ, वो आपको मौका मैं दूंगा। किशोर जी, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है तो एयर स्पेस भी इन्हीं को ज्यादा मत दीजिए। नहीं, ये इल्जाम नहीं लगा सकते आप उन पे, ये इल्जाम नहीं लगा सकते। अभी आपने सबूत दिया कि यादव फैक्टर पे भी हम बात कर चुके हैं। तो पूर्वी बिहार में क्या था? बिल्कुल, पूर्वी बिहार की सीटों पर नजर डाल लेते हैं। फाइनल आंकड़े से पहले जो पूर्वी बिहार की तस्वीर है वो क्या कह रही है। बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, 42 सीटें पूर्वी बिहार की, और यहाँ महागठबंधन 31 सीटें हमारे सर्वे के मुताबिक हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहाँ पिछड़ रही है, एनडीए 10 पर सिमट रहा है। पूर्वी बिहार का ओपिनियन पोल जहां साफ तौर पर जेडीयू गठबंधन आगे। किशोर,
इसीलिए मनोज जी आपने मुझे बोलने दिया क्योंकि आपको पता था पूर्वी बिहार का आंकड़ा आ रहा है। नहीं किशोर जी, मैं अब आप कहेंगे बार बार वही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता, जातियों में हम नहीं बांट रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री हमसे कहते हैं कि इतने प्रतिशत लोग, 56% लोग भूमिहीन है, तो हम भूमिहीनता और जाति का रिश्ता चाहते हैं, हम बेघर होने और जाति का रिश्ता चाहते हैं। लालू जी अगड़ा पिछड़ा करते हैं, अगड़े पिछड़ों की लड़ाई हो गई है, आप कह रहे हैं जाति में नहीं बांट रहे। नहीं विद्रोही जी, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूं, अगड़ा का जो विमर्श है बिहार में, वो ऐसा विमर्श है कि जिनका सत्ता संसाधन पे हमेशा से जो काबिज रहे हैं। जब आप पिछड़े और अगड़े की बात करते हैं तो कुलीन तंत्र और जो हाशिए के समूह है उनके बीच की लड़ाई है। और मैं बताऊं, बिहार में इसको अमीर और गरीब की लड़ाई कहा जा रहा है। इस चुनाव को अमीरों का प्रतिनिधित्व तो भाजपा कर रही है, तो आप देख सकते हैं। मैं इसका उत्तर संबित जी का जवाब ले लेते हैं। देखिए, ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि मनोज भाई यहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हुए लालू जी बिल्कुल साधारण शब्दों में कह रहे हैं सड़क पे लड़ाई लड़ना है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इनके बीच में इलेक्शन है, वो बोल रहे हैं लड़ना है। जंगल राज वही तो होता है, मनुष्य को मनुष्य के साथ लड़ाना। और अभी मनोज भाई ने कहा ना 55-56% लोग भूमिहीन है। अगर 55-56% लोग 70 वर्ष के बाद भी भूमिहीन है, तो आप अपने ही महागठबंधन के कांग्रेस से पूछिए ना काहे भूमिहीन है, हमसे काहे पूछ रहे हैं? किशोर जी एक छोटी टिप्पणी, अक्सर क्या होता है ना कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन से बात नहीं बनती है, संस्थाओं पे काबिज है अभिजात्य वर्ग। मैं तो यहां तक कहूंगा न्यायपालिका और तमाम चीजों में, मीडिया में जो विमर्श जो तय करते हैं वो वैसे लोग हैं जो कुलीन पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जाति उनको ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं वो अपना हक चाहते हैं, उनके हक से जब आप जाति की बात कर रहे हैं आम और तब लीची खाने नहीं दिया पीड़ित को, दलित को, महादलित को, आम और लीची के पेड़ के नीचे जगह अब जाति कौन बोला? लगाया था। अब जाति कौन बोला? नहीं, धक्का मार के महादलित को घर से बाहर निकाल दिया और यहाँ बैठ के कुलीन, पीड़ित, दलित, ये सब कितना अच्छा लगता है। राजनीतिक विमर्श आम और लीची नहीं खाने देंगे। राजनीतिक विमर्श राजनीतिक शब्दावली से हो। अच्छा चलिए भोजपुर के आंकड़े देखते हैं। गरिमा को बरकरार रखना। बताइए, लालू प्रसाद यादव अभी धप हप सब बोलेंगे, वो सब ठीक है। मोदी जी और हम बोल देंगे सच बात तो बुरा है। और आपके मोदी जी मुजफ्फरपुर जाके कहते हैं कि यदुवंशियों जहर मत पीना। हमारे प्रधानमंत्री, देखिए जहर वाला बात मत बोलिए, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। कौन जहर पिया है चुनाव में सब जानते हैं, कौन सांप, भुजंग, जहर, ये सब मत बोलिए। ये फाइनल तस्वीर दिखाने से पहले अपने दर्शकों को बता दें, भोजपुर में हमारा ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। 25 सीटों पर 16 सीटें यहां एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि महागठबंधन 8 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। किशोर, भोजपुर क्षेत्र जहां एक बार फिर बढ़त एनडीए को महागठबंधन के मुकाबले। तो भोजपुर क्षेत्र में बीजेपी आगे। संबित पात्रा जी, अब तक तो आपने टोटल कर लिया होगा बाकी रीजनों को सब मिला के, कौन कितने पे? नहीं, मैं मन में टोटल तो कर रहा हूं, मगर मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप जो प्रोजेक्शन देंगे उस पर कहूंगा। मगर इतना तो लग रहा है कि बिहार की जनता को विकास चाहिए, बिहार को जनता को किसी प्रकार से बांटने का जो प्रयत्न है वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, यहाँ 35 वर्ष का हिसाब का मामला है। 35 वर्ष तक महागठबंधन के लोगों ने राज किया है। 35 वर्ष को अगर आप महीनों में कन्वर्ट करेंगे तो वो 420 महीने बनते हैं। 420 महीने में क्या दिया है बिहार की जनता को? किशोर, मैं बिहार में था, पटना गया था, तो वहां पर कुछ जो भाषण सुने मैंने तो बहुत बुरा लगा। मैं बिहार से हूं। ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पर नेता मंच से कह रहा है बिहारी वर्सेस बहारी, बिहारी और गुजराती। इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिहारी रहते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उनके विरुद्ध अगर कुछ कहा जाता है तो हमें सबको बुरा लगता है। और बिहार में खड़े होकर आपके नेता बिहारी वर्सेस बहारी की बात कर रहे हैं। ये कैसा राजनीति आप कर रहे हैं? कहां ले गए राजनीति को आप? बिल्कुल कहीं नहीं ले गए हुजूर। राजनीति को तय करने का काम जिस दो व्यक्ति ने 15 महीनों में इस मुल्क में किया है, उससे हम आक्रांत हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरा जवाब सुनिए। पटना में हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, धन बल के अकूत प्रयोग से लड़ रहे हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते कितनी कठिन लड़ाई हो गई। आपसे मैंने एक सिंपल सवाल पूछा है, बिहारी वर्सेस बहारी का स्लोगन क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है, आप इस देश में जितने भी बिहारी रहते हैं, मैं उनमें से एक हूं, आप हमारी स्थिति को नाजुक कर रहे हैं। मैं आपको साफ साफ कहूं कि बिहार भाजपा नेस्तनाबूद हो चुकी है।
बिहार भाजपा असहज है, उनको परेशानी है कि बाहरी लोग सवाल आकर सवाल के- ये नहीं था। मैं उत्तर बाहरी देता हूं। लोग आप आकर के सवाल तय का कर रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए आप अगर सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं किशोर जी, मैं तो जवाब थोड़ा- दे देता हूं। हाँ, प्लीज, लेट मी प्लीज। फिनिश इट। मैं आपको सिर्फ इतना करिए, शुरुआत किसने की? डीएनए के बाद की। आप सवाल का जवाब आप इसको हुजूर- एंडोर्स करते हैं, हुजूर- हाँ या नहीं? नहीं हुजूर, बिहारी वर्सेस बाहरी को आप हु- क्या एंडोर्स करते हैं? सुनिए साहब, नहीं, क्या आप नहीं इसको आप endorse करते हैं? आप हाँ या ऑब्जेक्टिव ना में बताइए। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत पूछिए मुझसे, वस्तुनिष्ठ सवाल। इसका हाँ ना में जवाब नहीं होगा, इसका जवाब इस बात में होगा फिर यही कि लगता बाहरी है की कि परंपरा जदयू किसने शुरू इसको की। एंडोर्स करता है। इस मुल्क में वी और दे का डिस्कोर्स कौन चला रहे हैं? इस मुल्क में कौन तय कर रहे हैं कि ये खान इससे पान की पद्धति बिहारी है? वर्सेस बाहरी का जो इशू है वो आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं। अगर आप डिजेनरेशन के मैजिशियन मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि पूरा आंकड़ा हमने बताना है। टोटल संबित जी ने किया नहीं है, पूरा आंकड़ा बताते हैं ब्रेक के बाद।